आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्कीम उपविषय उद्योन्मुख तंत्रज्ञान. आमच्या प्रकल्पाचे नाव आहे प्रयोगात्मक विज्ञान. आमच्या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे, विज्ञानाबद्दल जिज्ञासा व जागृती निर्माण करणे, छोट्या छोट्या प्रयोगातून नवशास्त्रज्ञ निर्माण करणे, भविष्यात संशोधक बनवणे, टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ वस्तू बनवणे, विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता व चिकित्सक वृत्ती निर्माण करणे, अल्पखर्चिक हा आमचा प्रकल्प आहे. आम्ही हे सर्व छोटे छोटे प्रयोग मांडलेले आहे. यासाठी आम्हाला असा कुठलाही खर्च आलेला नाही. आम्ही छोटे छोटे प्रयोग मांडले. याबाबतचा आमचा हाच हेतू आहे की लहान मुलांनी करून पाहावे, कारण का ह्याच्यात अशी कुठलीही म्हणजे अशी कुठलीही वस्तू नाही, हे सगळे टाकाऊ वस्तू यापासूनच आम्ही बनवलं आहे. फॉर एक्झाम्पल पाण्याचे विद्युत अपघटन इथे आहे बघा, पाण्याची विद्युत अपघटन म्हणजेच पाणी त्यापासून बनते ते आम्ही घरच्या घरी वेगळे करून दाखवले आहे. आम्ही यासाठी नारळाची करवंटी घेतली व त्यात 2 कार्बन रॉड बसवले व जे आपल्या परीक्षण असतं ते पाण्याने भरून त्यात ठेवून टाकले व सल्फरिक जे आपलं ॲसिड असतं म्हणजे सल्फरिक आम्ल ते आम्ही त्यात टाकले. सल्फरिक आम्ल नसतं तर आपण त्यात सॉल्टही टाकू शकतो. तर त्यानंतर सल्फरिक आम्ल का टाकलं, कारण का शुद्ध पाण्यामध्ये पाण्याचे विद्युत अपघटन होत नाही, त्यासाठी त्याला अशुद्ध करावे लागते. त्यासाठीच आम्ही त्यात सल्फरिक ॲसिड टाकलेला आहे व यात हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन निर्माण होत आहे. तर आमचा हा दुसरा प्रयोग आहे कपी. कपी म्हणजे जे गावच्या ठिकाणी विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी यूज केलं जातं ते म्हणजे कपी. फॉर एक्झाम्पल यूज अ वर्किंग मॉडेल आहे आमचं हे. आणि हा सिसो तर आपण सगळेच बघतो गार्डनमध्ये असं इकडे असं तिकडे असं. आपण एका साईडला ह्याच्या जर काही वेट ठेवला तो ऑटोमॅटिकली ती साईड खाली खेचली जाते, खालच्या दिशेने खेचली जाते व दुसरी बाजू वरच्या दिशेने उचलली जाते. तेच आम्ही इथे फक्त छोटे छोटे गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. आणि त्यानंतर आमचं आहे वायूचे प्रसरण. त्यासाठी आम्ही काहीच खर्च केला नाही. त्यासाठी आम्ही उडालेले 2 बल्ब घेतले व त्यात केरोसिन टाकले. त्यानंतर आम्ही ह्याच्यात थोडीशी रशी टाकून ही थोडीशी वात बाहेर काढली व आपण ह्याला माचीस लावून आपण ह्या ज्या ग्लासला हीट दिली तर हे जे हे जो फुगा आहे म्हणजे बलून हा ऑटोमॅटिकली फुगतो. फुगला. त्यानंतर आमचं आहे स्थायूचे प्रसारण. इथे दाखवलेलं आहे स्थायूचे प्रसारण. यासाठी आम्ही असं कुठला खर्च केला नाही. हे तर फक्त मेण टाकून आपली खिळे चिपकवले व इथे एका साईडला इथे हीट दिली ना की हे एक एक खिळे हळूहळू पडतात, म्हणजे जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे त्याचे प्रसारण होते. असे जे हळूहळू एक एक खेळकडून पडतात. त्यानंतर हे गतिज ऊर्जेचे स्थलांतर. हे बघा, इथे एक खेळा आपण एक जो गोटी आहे म्हणजेच मार्बल तो एक पाठी खेचतो. आपण जर त्याला धक्का मारला तर एकच गोटी पुढे जाते बघा. ती एक गोटी मागे खेचू आपण जर मारली तर ती किती स्पीडने जाते. आणि जर आपण 2 गोटी घेऊन तर त्यांना मारलं तर 2 गोटी गेल्या पण किती हळू गेल्या. तर इथून हे स्पष्ट होते की वेट जर जास्त असले तर त्याचा फोर्स वेट जर कमी असलं त्याचा फोर्स जास्त असतो आणि जर वेट जास्त असलं त्याचा फोर्स कमी असतो. तर आम्ही हे सगळे छोटे छोटे जे प्रयोग आहेत ते आम्ही ते करून दाखवलेले आहेत. तेही टाकाऊपासून असे टिकाऊ वस्तूपासून. थैंक यू. वाटर प्योरीफिकेशन वाटर मैनेजमेंट इन विलेज है. यहाँ हमने 2 कुएँ बनाए हैं जो बारिश का पानी और ज़मीन का पानी इकट्ठा होकर पाइप के थ्रू वाटर टैंक में सप्लाई होगा. इधर हमने एक वाटर पंप लगाया है जो सप्लाई होने में पानी का थोड़ी हेल्प करेगा. इधर हमारी दूसरी वाटर कनेक्शन पाइप है जो फार्मिंग एरिया एंड पूरे विलेज में पानी सप्लाई होगा. ये हमारा एनिमल वॉशिंग एरिया है जहाँ हम अपनी गाय और भैंस को नहलाएंगे धुलाएंगे.
हमारा जो लेक है पाउंड 6 से 8 मीटर का होगा, तो इसमें 144 लीटर्स पानी आएंगे। फिर बाकी ये बात है 12 मंथ्स में 3 मंथ्स रेनिंग सीजन रहता है, बाकी बचे 9 मंथ्स में एक घर पूरे 9 महीने में 40,230 लीटर्स पानी यूज़ करता है। हमारे गांव में टोटल 4 हाउसेस है, 4 घर हैं, 1,90,230 लीटर्स पानी गिरता है। हमारे इस वाटर टैंक में 2,01,150 लीटर टैंक वाटर रह सकता है। नाव संस्कृती जितेंद्र नाईक आहे आणि माझे नाव समृद्धी महेंद्र चांदवडे आहे. आपला मुख्य विषय म्हणजे विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम आणि त्यात आम्ही निवडलेला उपविषय म्हणजे शाश्वत शेती. आमच्या प्रकल्पाचे नाव आहे बहुउद्देशीय यंत्र, ज्यासाठी आम्हाला ज्ञान साहित्य, लोखंडी पत्रा, रॉड, बेअरिंग, लोखंडी पट्ट्या आणि रबरी पट्टा. याचे शास्त्रीय तत्व असे आहे की स्नायुबलाचा उपयोग करून गतिज ऊर्जा निर्माण करणे आणि गतिज ऊर्जेचे रूपांतर यांत्रिक ऊर्जेमध्ये करणे. मळणी हे धान्य तयार झाल्यानंतर पिकांपासून वेगळे करण्याची एक प्रक्रिया आहे. शेतात धान्य तयार झाले की ते धान्यांच्या कणांपासून वेगळे केले जाते. कृषी यंत्रामध्ये मळणी यंत्र हे सर्वात प्रमुख यंत्र मानले जाते. या मळणी यंत्रामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका इत्यादींसाठी जे कणस असतात त्यांची धान्य वेगळी करता येतात. तसेच या यंत्रामध्ये खत निर्मितीही करता येते. जो गाईगुरांना द्यायचा चारा असतो तो सुद्धा या यंत्रामध्ये बारीक करता येतो. हे यंत्र हँडल साह्याने देखील चालवता येते आणि हेच यंत्र इलेक्ट्रिक मोटरच्या साह्याने चालवल्यास जास्तीत जास्त धान्याची मळणी करता येते. कमी खर्च व वाहतुकी सहज व सुलभ असं हे काम करतं. आम्ही त्याच्यामध्ये फुलं टाकतो. अशा त्या फुलांच्या पाकळ्या पडतात. कोणते पदार्थ टाकल्यानंतर हे असंच होणार आहे. त्यात गहू, धान्य काही पण. त्याची कणसं टाकायची, मग ते धान्य वेगळं. गव्हाची, बाजरीची जी कणस असतात ती टाकणार. गुड मॉर्निंग everyone. My name is Srinati Prabhu. And my name is Radha. Today we are a standard of 8 from St. Jude High School and we are representing the topic emerging technology. So first I will be explaining what this emerging technology means. So emerging technology is the innovation idea which is going to be integrated and upcome in the future. And it is sustainable for all. So first, this is a smart solar parking. When the car is inside, it will automatically turn on. So you can see the car is inside, so the light is getting on, and it can also make it can detect other vehicles that the car is inside. And with the help of the solar panel, it absorbs the sunlight and converts it into electricity. Basically, this is an electric car. So with the help of electricity, it gets charged while it is parking. This is a solar tree. It's a solar tree. Yeah, it's a solar tree. When the light falls on the sensors, it will automatically turn, it will automatically rotate, and it will produce electricity efficiently to the whole city. We have used 2 photovoltaic PV panels so that it can absorb sunlight and convert it into electricity. This is a hydrogen solar panel. This is normal solar panel which absorbs sunlight and again converts it into electricity. And with the help of that electricity, it splits water into 2 gases. We all know that water is H2O. It converts water into 2 gases, which is hydrogen and oxygen. With the help of hydrogen, we can store it in the panels. And oxygen is released into atmosphere for inhale and exhale purpose. This is automatic day and night automatic street light.
So this is light detective resistor sensor, LDR sensor, which detects light. So if it detects light, the automatic street light will be off, and when it detects darkness, it will be on. So basically we are trying to tell is that the automatic street light does not need any physical help and can be automatically on and off. This is automatic car charging. So we have to put a battery, 9-volt battery. In rainy season, how they work? Automatic car charging. Automatic car charging. In rainy season. This is integrated under the road. Okay. Yeah, when the road is being constructed, it is integrated under the road so that it does not touch water and all. When the water is absorbing Yeah. inside, na, so No, water is not absorbed. It is integrated under road. install inside. Yeah, installed inside the road. And when the vehicle passes above it, it will automatically charge the vehicles. It is integrated in highways to prevent accidents, so that car can be charged while moving. This is a solar car. We have integrated panels in it. So when the car moves, it will absorb sunlight and convert it into electricity. So the car can absorb electricity and run. And this has cells, and it is adjust to the temperature of the city, so that the solar panel does not burn. This is a very new innovation, which is piezoelectrical energy. It detects the vibrations, sounds and footpaths. When we walk on it, it detects the vibration of the footprints and sound and converts it into electrical energy and produces electricity all over the city. So basically this is integrated in Japan, in Tokyo. Tokyo is like a very busy area. Lots of people move here and there and vehicles pass. So when the people are walking above it, it detects the vibration and sound and converts it into electrical energy. The electric energy can be used to charge the subways, metros and railway stations, etc. So our project is totally eco-friendly and based on renewable energy. Thank you. Morning, respected judges. Today, through our project titled Wonders of Life, I wish to take you on a short journey into the heart of biology, where even the smallest structures can perform the greatest miracles. Today, our subtitle is A Tiny Helix with Mighty Power, which refers to one of the most fascinating molecules discovered by science, which is the DNA molecule. DNA stores, passes the complete instruction manual of a human life. Inside its elegant double helix structure, written with only 4 chemical letters, lies the code which determines how every living organism on this earth functions, grows, repairs itself and evolves. In our cells, DNA is extremely tiny, just 2 nanometers wide, yet it contains information long enough to direct an entire human life. This contrast between its size and its power is the central idea of our today's project. The major wonder of a DNA is the way it copies itself. Through a beautiful process called a semi-conservative replication, the DNA unzips like a zipper. So each original strand then acts as a template for the new strands. For the new complementary strands to be built. Like this. For the new strands to be built. So this ensures the perfect genetic transfer from one generation of the cells to another. So every new DNA molecule is half old and half new. These tiny molecules truly control major events of our life. They govern heredity, they guide the formation of proteins, they help species adapt and evolve. And are used in modern fields like genetic research, agriculture, medicine and forensics. So when we say wonders of life, we highlight the breathtaking complexity of a living organism. And when we add a tiny helix with mighty power, we honor the DNA molecule, small in size but capable of shaping every living organism on this earth. Through this project, we have tried to explain this invisible marvel in a creative and understandable way. Thank you, judges, for your attention and time. तो ये हमारा एयर फिल्टर है
इसका काम क्या है, जैसे हवा हवा अपने सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि दिल्ली के आजू बाजू में कौन है, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे क्या होता है, खेती की जाती है। और आसपास के प्रदेश में ना खेती करके जो नीचे बचा हुआ होता है ना, वो जला देते हैं। उससे क्या होता है, दिल्ली की तरफ बहुत धुआं आ रहा है और दिल्ली प्रदूषित हो रही है। और दिल्ली एक एग्जाम्पल है। दिल्ली में अगर हम ये लगाएंगे ना तो क्या होगा, दिल्ली की जो नीचे वाली हवा है ना वो फिल्टर होगी, इससे फिल्टर होगी और ये हवा 50 to 60% यहाँ से फिल्टर होकर बाहर आएगी। और हम अगर यहाँ ये प्रोजेक्ट मुंबई या सारे भारत देश में लगाएंगे ना तो क्या होगा, भारत देश की हवा सीधी साफ सुथरी हो जाएगी और इसका साइज बड़ा कर देंगे। इस 50 to 60% 100% भी प्योर हो सकता है। ये हमारे प्रोजेक्ट वर्क करता है। No? Working है? हाँ, वर्किंग है। No? पेटेगा। ये क्या रहे, ये जैसे पोल्यूटेड है वो क्या करेगा, सारा अंदर खींचेगा और ऊपर से फिल्टर होके बाहर आएगा, सारा धुआं अंदर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर फिल्टर होके इसके साइड से बाहर आएगा। माझे नाव विराट बालचंद्र जाधव आहे। आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे जलसंवर्धन व जलव्यवस्थापन। जलसंवर्धन म्हणजे जलाला आपण कुठे साठवतो, म्हणजे जसं आपण विहिरीमध्ये साठवतो, तळे, तलाव, धरणं, नद्या याच्यामध्ये आपण साठवतो। आणि जलव्यवस्थापन म्हणजे आपण कसं टाळतो, आपण गोड्या जलाला पाईपाद्वारे, पाटाद्वारे आणि टँकराद्वारे हे करतो, पण आपण खाऱ्या पाण्याला ट्रान्सपोर्टही नाही करत, संवर्धनही नाही। तर खाऱ्या पाण्याचा उपयोग फक्त 3 गोष्टींसाठी केला जातो, एक मीठ बनवण्यासाठी, दुसरा ऊर्जा बनवण्यासाठी, तिसरा गोडे पाणी बनवण्यासाठी। वैज्ञानिकांनी सांगितले की समुद्राचं जे पाणी आहे ते 1-1 सेंटीमीटरने हर वर्षी वाढतं। 1 सेंटीमीटरमध्ये 30 लाख कोटी लिटर पाणी असतं। तर जर तसंच वाढत राहिलं तर पुढच्या 50 वर्षापर्यंत जी किनारपट्टीचा भाग आहे, म्हणजे जो किनारा आहे तो पूर्ण डुबून जाईल आणि आपल्या पूर्ण देशात 33% वाळवंट आहे, जे आपण काही उपयोग करत नाही। आणि आता मध्येच रशियामध्ये एक समुद्र आहे, मृत समुद्र त्याला काही लोक म्हणतात, त्याला वॉल्गा नदी 80% पाणी देते। मग त्यांनी त्या वॉल्गा नदीवरती 42 धरणं बांधली। त्या 42 धरणं बांधल्यामुळे ते जे समुद्र होता तो 6 सेंटीमीटरनी आटत चालला। अजून ते लोक त्याच्यावरती 14 धरणं अजून बांधतात। जो 33% वाळवंटाचा भाग आहे त्याचा उपयोग चीननी केलाय। चीननी त्याच्यामध्ये रोड काढलाय। त्यानंतर थोड्या दिवसांनी त्यांनी त्या रोडच्या बाजूला अशी झाडं लावली जी कमी पाण्याची राहतील व त्यांनी सोलार पॅनल पण लावले। आता आमची कल्पना अशी आहे की जर आपण जे सी वॉटर आहे ते जर असंच वाढत राहिलं तर आपल्याला खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतात, जसं सुनाम्या, वित्त हानीचा, त्यामुळे सुनामी म्हणजे वित्त हानी वगैरे होऊ शकते। मग आपण त्या जे समुद्राचं पाणी ते पाईपलाईनद्वारे ह्या 33% भागावरती टाकायचं। त्यांनी हे इव्हॉपरेट झालं की ते जे
जे पाऊस पडणार त्यामुळे पाऊस पडल्यामुळे ना जे आपण बोरिंगचं पाणी आता 200 फीटपर्यंत करत होतो ते आपण आता 200 फीटपर्यंत बोरिंग केल्यावर पाणी पडतं. जर आपण आता पावसाचं प्रमाण वाढलं तर 15-20 फुटावरतीच पडते. आणि त्यामुळे सी वॉटर लेवल पण कमी होईल, वाळवंटाचा उपयोग पण होईल आणि पाऊस पडल्यामुळे आपल्याला पाणी पण खूप जास्त होईल. आता नवीन पद्धती आली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, म्हणजे आपण ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतो त्याच्यावरती असं घर बनवतात, त्याच्यावरती चौकोनीचं बनायचं, त्यामध्ये पावसाचं पाणी आणतात. ते पावसाचं पाणी पाईपलाईनद्वारे अशा टँकरमध्ये साठवून ते पाणी आपण झाडांना हातपाय धुवायला, आंघोळ करायला आणि वेगवेगळ्या कामांसाठी आपण त्याचा वापर करतो. गुड आफ्टरनून। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन और फाइबर नहीं पहुँचे, और हेल्दी फूड खाने से प्रोटीन, फाइबर और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खाते क्योंकि उनको अच्छा लगता है, मगर हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है जो हमारे तंदुरुस्ती रहता है, ताकत बहुत ज़्यादा रहता है। जंक फूड खाने से कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होने की वजह से जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ऐसा भी आपको अब्दुल्ला बताएंगे हेल्दी फूड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्रिकॉट खाने से स्किन हेल्दी रहती है, जो फेस पे पिंपल, डार्क सर्कल और भी चीज़ें रहती है वो सब सही हो जाती है, और हमारा डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। कैटलॉग खाने से हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और हमारी स्किन भी ग्लो करती है। फिश खाने से हमारा ब्रेन शार्प होता है और हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, और ये हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है। ऑनियन खाने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। गार्लिक खाने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। पीनट खाने से हमें प्रोटीन और एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। रेस्पबेरीज खाने से हमें हाई फाइबर मिलता है और शुगर भी कंट्रोल होता है। ऑलिव ऑयल पीने या खाने में इस्तेमाल करने से हार्ट हेल्दी रहता है और इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी है। योगर्ट पीने से हमारी गट हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहती है। टोमेटो खाने से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और जैसे चॉकलेट में फैट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होने से हमारा जो वजन है ज़्यादा बढ़ जाता है। आइसक्रीम खाने में उसको शुगर होता है, प्रोसेस्ड मिल्क होता है, जो पाउडर में रहते हैं उसकी वजह से हमारे बहुत हार्ट का रिस्क होता है। पिज़्ज़ा खाने से फैट रहता है, कैलोरीज ज़्यादा होने से प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ होता है जो हमारे दिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पॉपकॉर्न रहता है जो सॉल्टी रहता है, बटरी फ्लेवर का होता है, हमारा वेट बढ़ता है और बीपी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोल्ड ड्रिंक रहता है, कोल्ड ड्रिंक में जैसे कैफीन मिला रहता है जिसे हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और सोलोलॉक्स मिला रहता है डाइट फूड में, डाइट ड्रिंक्स होती हैं उसको कम से कम पीना चाहिए। बर्गर रहता है, बर्गर में वेट ज़्यादा बढ़ता है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल यूज़ होते हैं, चीज़ यूज़ होते हैं जिससे हमारा वेट ज़्यादा बढ़ता है। बियर पीने से किडनी और लीवर ज़्यादा होने की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। फ्रेंच फ्राइज रहता है, ऑयली डिप होता है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और चिकन फ्राई जो होता है उसमें ऑयली डिप होता है, उसमें मैदा यूज़ होता है, जो प्रोसेस्ड चिकन होता है जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कुकीज़ में मैदा यूज़ होता है, चॉकलेट जो होती है हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें कुकीज़ नहीं खाना चाहिए। डोनट में मैदा होता है और प्रोसेस्ड चॉकलेट्स मिली होती है जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। शवरमा में प्रोसेस्ड सॉस मीट जो यूज़ होते हैं और मैदा यूज़ होता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। और यहाँ पे हमारा डाइट चार्ट है जो फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे 40% ग्रेन्स, केरला और जैसे पास्ता, ब्राउन ब्रेड आते हैं, वो सब चीज़ खाने में 40% प्रोटीन मिलता है, और वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से हमें 35% मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20% हमारी बैलेंस डाइट में होना चाहिए, फिश और मीट, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमें काम कर सकते हैं और हमें कमजोरी नहीं आती है। और 5% खाली फैट्स एंड शुगर जैसे ऑयल, घी, बटर एंड कुछ से नाश्ता कमजोरी आती है, हमारा बीपी बढ़ता है, ऑयल हमारे हार्ट को बहुत नुकसान देगा। तो ये था हमारा जिंदगी में सेहत का असर डालने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि नींद,
आलूदी वगैरह, इनके साथ साथ हमारी सेहत पर आहिस्ता आहिस्ता असर होने वाली एक चीज़ मोबाइल, वाईफाई राउटर और मोबाइल टावर है। जैसे कि बता दें कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मोबाइल को सर के पास रखकर सो जाना या जिसके नज़दीक रखना या वाईफाई राउटर का मुसलसल ऑन रहना, जिससे हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है, हमारा दिल की धड़कन में बिगाड़ पैदा हो सकता है, हार्मोन में कमी हो सकती है। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट है ये प्रेग्नेंट लेडी मोबाइल का यूज़ करके अपने पेट के पास रखते हैं। इससे क्या होगा ना, जो मोबाइल की वेव रहती है ना, रेडिएशन, वो उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बच्चे की प्रशन हुआ नहीं हो पाती सही से। इसी तरह लैपटॉप से क्या होता है, लैपटॉप की जो रेस रहती है ना, वो प्रेग्नेंट लेडी के पेट के बच्चे में असरअंदाज करती है। इसी तरह आजकल के छोटे बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूलने की आदत और भी बहुत सारी कई बीमारियां होती है। इस वजह से इनको इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसी तरह नौजवान लोग ये भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई राउटर की जो वेव रहती है वो इनके दिमाग पर असर करती है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और इसी तरह लैपटॉप पे रखकर काम करते हैं, इससे कान पर रखकर लैपटॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी रहती है उसका जो स्पर्म रहता है वो 20 से 25% कम हो जाता है और स्पर्म कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह बूढ़े लोग, इनकी जब सेहत पहले से कमज़ोर रहता है, इनका मतलब बॉडी पहले से कमज़ोर रहता है, मोबाइल का यूज़ करने से क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है। मोबाइल का यूज़ फैमिली में सब हर एक मोबाइल यूज़ करते हैं। इससे क्या रहता है ना, फैमिली में कोई किसी से बात करने का टाइम नहीं रहता है। इसी तरह मोबाइल टावर की वजह से बर्ड लोग आजकल दिखाई देते हैं। पहले के ज़माने में क्या रहता था, बहुत सारे बर्ड रहते थे। इस बार बर्ड लोग की कमी बहुत कम हो गई, बर्ड लोग, ये था प्रॉब्लम। अभी क्या लगता है, मतलब ये है प्रॉब्लम, मतलब मोबाइल नहीं चलाने का ऐसा है। इससे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इसमें क्या प्रेगनेंट काम कर रही है, इसको लैपटॉप को बेंच पे रख के, इससे क्या होगा, इसको ज़्यादा असर नहीं होगा। मोबाइल का यूज़ कर रही है, अपने पेट से हट के कर रही है। इसी तरह वायरलेस हेडफोन का यूज़ करते हैं। इससे क्या रहता है ना, ये अपने कान के पास अटैच नहीं रहता, थोड़ा हट के रहता है, इसलिए अपने को प्रॉब्लम कम होता है इससे। इसी तरह छोटे बच्चे क्या पेरेंट बच्चे होते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। इससे क्या होता है ना, उनकी तबीयत को सेहत को बिगाड़ होता है। अगर पेरेंट्स उनको अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे की नशो नुमा भी सही से होगी और बच्चे को कुछ बीमारी भी नहीं होगी। बूढ़े ये बूढ़े लोग, इनकी सेहत पहले कमजोर होती है, मतलब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या दूर रहे कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, मतलब जब तक ये लोग घूम रहे हैं ना तो इनकी सेहत अच्छी रहती है। और ये कहका लगा कैसे, मतलब हमारे जिसको जो जहनी दबाव रहता है ना, उसको टेंशन को दूर करने के लिए कहका लगा कैसे अपना टेंशन भी दूर होता है। और इसी तरह नौजवान लोग, मतलब ये बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या एहतियात करेंगे तो थोड़ा कम रहेगा। अभी मतलब मोबाइल का अपने को यूज़ करने का, लेकिन कैसा स्पीकर मोड, मतलब जैसे अपन फ़ोन में बात कर रहे हैं तो स्पीकर मोड फोन में बात करने का, कीबोर्ड फ्रॉम बॉडी, मतलब जितना हो सके मोबाइल का काम है तो अपने पास रखो, नहीं तो जिससे बहुत दूर रखो। और रात में लाइट बंद कर देने, मतलब क्या रहता है ना, जो रेडिएशन रहते हैं ना, नेट ऑन रहता है ना, रेडिएशन आती है इसके अंदर, इससे हमारी सेहत को हार्मफुल होता है, खतरा लाग होता है। एरोप्लेन मोड पर डालने का और स्क्रीन टाइम को कम कर देने का, और अपने मोबाइल को पॉकेट यहाँ नहीं रखेगा। इससे क्या रहता है ना, रेडिएशन आती ना यहाँ पे रहेगा तो हमारा जो स्पर्म रहता है उसके अंदर 20 से 25% स्पर्म कम हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। और इसी तरह हेडफोन, वायरलेस हेडफोन रहता है ना, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने का। इससे क्या होता है ना, हमारी कान से अटैच रहता है, नहीं इससे खतरा कम होता है। वाईफाई राउटर, ये वाईफाई राउटर क्या रहता है ना, ये ऑन रहता है ना, तो इसका जो रेडिएशन रहता है ना RF, वो हमारे दिमाग को थोड़ा दबाव करता है, हमारी सेहत को खराब करता है। इसीलिए ना वाईफाई राउटर को हमेशा बंद, मतलब रात में बंद कर देने का या बेडरूम में बाहर रखने का, मतलब अपन जहाँ पर सोते ना उस जगह पे वो बेडरूम नहीं रहना चाहिए वाईफाई। ये सब आप करेंगे तो इससे क्या रहेगा, अपनी सेहत अच्छी रहेगी, मतलब अपनी सेहत एकदम अच्छी रहेगी। और बाहर का
आउटडोर मतलब बाहर जाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह मोबाइल है जो मोबाइल से क्या होता है ना मिस, ये अपन मोबाइल खोले रील स्क्रॉल करे यार कब टाइम चले जाता है कुछ पता नहीं चलता, मतलब अपना ये रील में टाइम वेस्ट है। इससे क्या है ना, अगर अपना टाइम जाता है वेस्ट हो जाता है, अपना कुछ काम रहता है वो छूट जाता है। अपन मोबाइल लिए सोचे 5 मिनट चलाएंगे तो कब आधा घंटा 1 घंटे निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। इससे अपना टाइम वेस्ट होता है और अपने जो काम बाकी रहता है उसका टेंशन रहता है अपने को, तो अपने को अपने जहनी दबाव बढ़ जाता है। मतलब मोबाइल छोटा बच्चा रहता है, अभी बताया ना मैंने आपको, जब बच्चा पेट के अंदर बच्चा है तभी भी उसको मोबाइल का इफेक्ट हो रहा है, और बूढ़ा है तभी भी उसको मोबाइल का इफेक्ट हो रहा है। Good morning everyone present here. Myself Pathan Maisha. And myself Anshika. And we are going to show this project on disaster alerts. We are showing this project on the behalf of St. Jude High School. There are a few concepts covered in our project. Firstly, earthquake alert. When the string touches the coil, the buzzer starts. This indicates that when an earthquake takes place and the earth vibrates through the string and will touch the coil and the buzzer will start buzzing, alerting people to move to safety. Secondly, fire alert. When the heat is around the sensor, the buzzer starts. This indicates that when a fire takes place and the heat reaches the sensor, the buzzer will start buzzing, alerting people to move to safety. Thirdly, flood alert. When the water touches the sensor, the buzzer starts. This indicates that when a flood takes place and the dam is overflown or above the limitation of the water will touch the sensor and the buzzer will start buzzing, alerting people to move to higher ground for safety. Lastly but not the least, railway track broken alert. When the tracks are broken, the buzzer starts. When joined, it stops. This can prevent train accident and good for passenger safety. Thank you very much. This is my project. This is a teaching aid. First is in a string art, second one is in a tango. So let's start with the string art. We are seeing that string is not only the art, but it is with the based on the mathematics. These string are made with the help of the table of two. This is with the help of table of three, and this one in different techniques. Okay. So with the help of this, just a minute. When we are using these art in the classroom, at that time students they are not boring because maths का lecture उनके लिए boring ही होता है छोटे बच्चों के लिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। इससे हम बच्चों को प्राइम और को प्राइम और अलग अलग चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, is a board consists of the 12 pins. If I pass a string from each and every pin, so it shows a one polygon. But when I pass the pin with living one pin, it makes the alternate. hexagon. It makes the hexagon. When I pass the string with living the two pins, it makes the one quadrilateral. It makes the one quadrilateral. When I pass the pin with left in the 3 pins, on the fourth one when I start, it means I show the one triangle. I show the one triangle. But what about the 5? If I pass the pin from the 5th pin, it means that it's not showing the any polygon. What is the reason behind that? Reason is that if you are seeing that 12 is a came in the table of 1, 12 is a came in the table of 2, 12 is a came in the table of 2, in table of 4 also, but 12 are not came in the table of 5. What is the reason? Because 12 and the 5 both are the co-prime number. That is the reason कि 5 पर ये जो हमारा स्ट्रिंग आर्ट है ये हमको पॉलीगॉन नहीं देते। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर हम ऐसे 13 पिन का बोर्ड लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम पास करेंगे तो यहाँ पर भी हमको कोई पॉलीगॉन नहीं मिलेगा, कोई अलग ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे कि 13 itself a prime number. When it came to the 1, 13 and 1 is a co-prime, 13 and 2 co-prime, 13 and 3 co-prime. So प्राइम एंड को-प्राइम सिर्फ नोटबुक से नहीं, हम करके भी सीख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट वन इज द टैनग्राम। टैनग्राम इज नथिंग बट द 7 pieces of any cardboard or any paper, 7 different pieces. With the help of this टैनग्राम,
जब छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जाते, वो पहले तो कोई ना कोई सबसे एज अ पजल सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कैट बना हुआ है, फिश, हाउस, एरो, ऐसे अलग अलग बच्चे खुद घर में बनाते हैं। जब बच्चे प्री प्राइमरी में जाते हैं तो उनको इंग्लिश में हम उनको अबव, बिलो कुछ वोकैबुलरी सिखाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टूडेंट दे लर्न अबाउट दैट इफ वन फिगर इज पुटिंग हियर, there is a above, when I put there is a below, between. Then with the help of this 10 grams, when they learn about the different vocabularies, above, below, they are in pre-primary on. When the student goes in the primary grade, at that time student learn about the 2D shapes. There's a triangle, square, triangle also in a different size. ये हो गया फिर vocabulary of shapes. If I put like this, the rotation, revolution, with the help of this 10 gram, they learn so many things. What is a full rotation? This is only a full rotation. But it covers, if you cover the again one circle, it means it's a full rotation. Like this, they learn about the different vocabularies of these shapes. Construction of the square with a when the students are very small, they think is a triangle, is a triangle. They doesn't know about it. This triangle is equal to the this square. But how they know? When they are playing with it, they make this. Then they understand that कि these three are the same only. तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं कि ये हमारा स्क्वायर अकेला नहीं होता, दो ट्राइंगल को मिला के भी स्क्वायर करना है। तो एक इमेजिनेशन जो होता है उनको बहुत छोटे लेवल से उनको समझ में आती है। फिर लाइक दिस ओनली व्हेन द स्टूडेंट आर इन द सेकेंडरी ग्रेड, तो उनको ग्राफ मिलता है। तो ग्राफ से बच्चे बहुत, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर आप प्लॉटिंग का बात करोगे तो बहुत डर जाते हैं कि पॉइंट, ये पॉइंट पीछे कहाँ से आया, कौन सा 4 कौन सा 5। लेकिन जब बच्चे ये 10 ग्राम की हेल्प से सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे अपने 10 ग्राम को ऐसे ग्राफ पे रखते हैं तो उन्होंने देखा कि यस दिस 4 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज अ 5 हियर, सो द नेम ऑफ द पॉइंट इज 4,5। लाइक दिस दे आर डूइंग different points on the graph. When they are doing with their hands, they are very confident about it कि yes we know about this, right? When the student are in the 7th or 8th standard, they know about the congruence. They are very confusing. Congruence and similarity both are the same, but they doesn't know about the difference between congruence and similarity. So with the help of this, we can prove that. How we can prove? These 3 are the triangles. They know yes they are similar, means that they are having the similarity. But what about the congruence? They are congruence? Totally no. How they know? All the angles are the similar. The angle are the similar, it means they are similar. But size are not similar, it means not a congruence. When the two triangle, when the two shapes cover the exactly to the other one, it means that for the congruence, angle as well as size, both things are matter. Then it's called as a congruence. तब बच्चों को समझ में आता है। And what about the square? Square का कोई congruence है, बच्चे खुद से बनाते हैं। जब इसको मिला देंगे तो उन्होंने देखा कि यस ये स्क्वायर तो बराबर है, इसका एंगल भी बराबर है, साइज भी बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रेस, मतलब खुद से वो कॉन्ग्रेस बना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। फिर जब बच्चे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे उनको एरिया, स्क्वायर, ट्राइंगल का जो एरिया का हम फॉर्मूला देते हैं वो बहुत डर रहते हैं टीचर फॉर्मूला याद करना और बच्चों को फॉर्मूला कभी याद करवाना ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ 10 ग्राम दे लर्न अबाउट द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। बच्चे आपको खुद फॉर्मूला निकाल के देंगे, कैसे? ये जब बच्चे ये 10 ग्राम का यूज़ करते हैं, बच्चों को हमने बता दिया है कि ये एक बॉक्स 1 यूनिट होता है, तो हमने ये 10 ग्राम यहाँ पर रखा, अगला 10 ग्राम यहाँ पर रखा, तो बच्चों ने देखा ये 10 ग्राम ने इतना एरिया को जो है कवर किया। हर एक पे उन्होंने अपना डॉटर लगा दिया। जब वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड कितना है 7 है। जब उन्होंने पूरे डॉट को काउंट किया तो 49 आ गया। सिमिलरली उनको हम ऐसे 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे। अगर इसके लिए देखें तो उन्होंने देखा कि 1 2 3 4 10 आ गया, ऐसे बड़ा 10 ग्राम यहाँ रखेंगे, 10 100, तो बच्चे खुद जनरलाइज करेंगे टीचर अगर ये 7 है लेंथ और टोटल एरिया जो जितना जगह ले रहा है वो तो 49 होगा, मतलब इसका डबल हो रहा है। तो बच्चे खुद बोलते हैं टीचर इसका एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इनटू साइड, जब डबल मतलब बच्चे खुद फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा और बच्चे समझ में ट्रायंगल
ट्रायंगल के लिए भी ऐसे रख के बच्चे अपना चेक करते हैं, खुद फॉर्मूला जनरलाइज करते हैं, उनको रोड लर्निंग करानी ही नहीं है। ओके बच्चे खुद करते हैं। एंड नाउ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव होगा? जब ये तो हो गई जूनियर ग्रुप की। जूनियर जब ग्रुप बच्चे की। सीनियर में जाते हैं 9th and 10th स्टैंडर्ड, तो उनको बड़े, पाइथागोरस थ्योरम आता है। हाँ। तो वो इसके हेल्प से कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। Let one more example of the right angle. This थोड़ा सा स्पेस लगेगा। ये साइड यहाँ पे मैच करना है। अगर हम ये साइड को ए मानते हैं तो ये क्या होगा? ए का स्क्वायर। ए ने इतना एरिया कवर किया हुआ है, तो ए का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर हियर, व्हिच वन इज ए, ऑरेंज वन और ब्लैक वन? नहीं, ये तो हम मैंने मिक्स करके बना। ये हमको लेबलिंग कर देंगे वहाँ पे। ये बैठे हैं, इसमें एक कप कम हो गया, मिक्स हो गया। You can explain it. Don't worry. चले दो, ये मिक्स हो गया। हाँ रहने दो। ठीक है, तो कैसे होगा? ये 7 का यूज़ करके बच्चे यहाँ पे 2 स्क्वायर तैयार करेंगे। 2 स्क्वायर तैयार करेंगे। अगर हम इसको ए मानते हैं, ये साइड को अगर ए लेबलिंग दोगे और ये साइड को बी लेबलिंग दोगे, तो ये यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, यहाँ एक स्क्वायर। जब आप ये दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, ये दोनों को मिक्स करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये कैसे होगा? बराबर। तो ये सी के स्क्वायर से हमको मैच करना है। ये इस कुछ इस तरीके से जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ पूरा लास्ट में, पढ़ा तो ही समझेगा। तो यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। पूरा मिक्स भी हो रहा है तो साइज थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारा ए का स्क्वायर था, यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक स्क्वायर बनेगा। जब ये दोनों सेपरेशंस को उठाएंगे तो यहाँ मिक्स करें तो एक तीसरा स्क्वायर बनेगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सी का स्क्वायर। तो बच्चे इसको खुद अपने हाथ से करते, तो पाइथागोरस थ्योरम को खुद अपने हाथ से। सिमिलरली they can fraction the ratio also, they can learn from this only, fraction and the ratio। अगर हम बोले कि ये ट्रायंगल का ये दोनों कितना पार्ट है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा, कभी नहीं बता पाएंगे कि कितना रेशियो क्या फ्रैक्शन है इसमें। लेकिन उन्होंने देखा कि ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल पे ये वाला ट्रायंगल आराम से बैठ गया। इट मीन्स दैट अभी ये कितना कवर किया इसने? हाफ। ये अगर 1 है तो ये उसका हाफ हो गया, और ये भी इसमें रखा तो ये भी हाफ हो गया। इट मीन्स दैट दीज टू हैविंग द फ्रैक्शन 1/2 1/1। दिस वन इज 1। बट व्हाट अबाउट दिस? अगर लिखने में ये इसका कितना पार्ट है, ये इसका कितना पार्ट है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन उनको पता है अगर ये हमने ये अगर हाफ हाफ, ठीक है, अगर आप देखोगे अगर मैंने ये यहाँ रखा और ये इसको करा, ठीक है, ये इसको करा, 3/4 हो गया ना वो? ये 3/4 हो गया। तो बच्चे इसे फ्रैक्शन भी अलग अलग तरीके से अलग अलग का सीख सकते हैं। तो यही बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट था, पैनग्राम इन द स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ द आर्ट how we can learn the mathematics, and with the help of different structures how we can learn about the mathematics. Thank you. Nice explanation.
जजिंग हो गया मतलब हो गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा बरं, मी 6वी ते 8वीच्या वर्गासाठी अगदी मुलांना सोप्या शब्दामध्ये भारताची लोकसंख्या कशी कळेल यासाठी हा प्रोजेक्ट केला होता. त्याच्यामध्ये हा एक चार्ट मी असा बनवला आहे की त्याच्यामध्ये जागतिक लोकसंख्येपासून भारताच्या लोकसंख्येपर्यंत प्रत्येक वर्षाची लोकसंख्या किती टक्क्याने मृत झालेली आहे किंवा किती जन्मदर आहे हे ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं होतं. त्याचप्रमाणे 1800 सालापासून 2025 सालापर्यंत ही संख्या किती जाईल किंवा किती होती हे ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. तसंच लोकसंख्या वाढ करणं, उपाययोजना किंवा याच्यामध्ये उपाययोजना थोड्या स्पष्टीकरणामध्ये मांडलेल्या आहे. त्याचप्रमाणे इथे लोकसंख्येचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात हे सुद्धा थोडेसे व्यवस्थितपणे दाखवलेले आहे. एक चार्ट मी हा एक असा केलेला आहे, ह्याचं मी स्पष्टीकरण खास करून देईन कारण याची माहिती बऱ्याच जणांना नाही आहे. जशी लोकसंख्येचा प्रश्न आपण म्हणतो की लोकसंख्या वाढते आहे, तशीच लोकसंख्या तेवढ्याच वेगाने कमीसुद्धा होते आहे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की नुसती वाढते आहे तर वाढत नाही आहे. बरंच कमी होण्याची कारणं आहेत की बऱ्याच ह्या ज्या साथी दिलेल्या आहेत मी इथे, कांजण्या, चिकुनगुन्या या आता भारतातल्या झाल्या आहेत. असे अनेक आजार बाहेरील देशात सुद्धा होऊन गेलेले आहेत. तर त्या देशांचे आजार मी इथे किंवा महासाथी म्हणू आपण, असे प्लेग, वेस्ट आफ्रिकन इबोला, कोको लिझर्टली, अमेरिकन पोलिओ हे असे 5000 वर्षापूर्वीपासूनचे आजार आहेत जे लोकांना किंवा मुलांनासुद्धा माहिती नाही आहेत. तर त्याचे फोटो वगैरे पण मी इथे ठेवलेले आहेत की कशाप्रकारे माणसं मरत होती किंवा कशाप्रमाणे ती रोगराई पसरत होती, किती माणसं मृत पडत होते हे याच्यामध्ये व्यवस्थित दाखवलेलं आहे. जे बघितल्यावर मुलांना पटकन समजेल किंवा आधीच्या काळात कशाप्रकारे महासाथी होऊन गेल्या आहेत हे मुलांना झटकन लक्षात येईल. आणि हे लहान मुलांना बघायला फार आवडेल कारण ह्या त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या नाही आहेत अजूनपर्यंत. हा एक चार्ट केला होता. त्याच्यानंतर हा एक आजार, याबद्दलसुद्धा बरंच अजून प्रमाणामध्ये लोकांना माहीत नाही आहे, थेलिसेमिया. आणि थेलिसेमिया हा आजार भारतामध्ये जास्त मृत होणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्या देशामध्ये जास्त आहे थेलिसेमियाने. हा आजार नवरा बायकोच्या दोघांच्या लग्नामध्ये रक्त तपासणी न केल्यामुळे हा आजार मुलांपर्यंत होतो. जसं याच्यामध्ये अल्फा आणि बीटा हे 2 प्रकार आहे. अल्फा हा नॉर्मल आहे पण बीटा हा फार सिरियस मॅटर आहे कारण बीटामध्ये मुलांची मृत होण्याची संख्या जास्त आहे. आणि बीटामधून समजा नवरा आणि बायकोला जर बीटा ते लोक जर पॉझिटिव्ह असतील तर त्याच्यामुळे मुलांमध्ये बऱ्याच प्रकारचे आजार होऊ शकतात, जसं अस्वस्थता असणं किंवा डोळे पांढरे होणं. आणि सगळ्यात मोठं आहे, बीटा जर असलेलं मूल असेल ते तर त्या मुलाला लहानपणापासून सतत रक्त बदलावं लागतं कारण लहान असताना 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी पण जसजसा तो मोठा होत जाणार तसं 3-3 दिवसांनी सुद्धा रक्त चेंज करावं लागतं. आणि हे त्या पालकांसाठी पण त्रासदायक असतं आणि मुलासाठी पण आयुष्यभराच्या त्रासदायकासाठी असतं. आणि त्याचे मी थोडेसे ह्याच्यामध्ये फोटो वगैरे दाखवलेले आहेत की अशा प्रकारे मुलांच्या चेहऱ्याची अवस्था होऊ शकते किंवा शरीरावर अशा प्रकारे ते दिसून येतं. त्याच्यामध्ये मी ही पूर्ण माहिती त्याची दिलेली होती की किती मृत झालेले आहेत भारतामध्ये बीटामुळे. हे सगळी माहिती याच्यामध्ये जी मुलं नंतर त्यांच्या वेळेनुसार बघू शकतात. आणि हा एक मी 6वी ते 7वी या 2 वर्गासाठी हा चार्ट बनवलेला कारण मुलांना बऱ्याचदा माहिती नसतं की कोणत्या देशाची लोकसंख्या कोणती आहे. नॉर्मली आपण जाऊन सांगतो वर्गामध्ये की या देशाची एवढी आहे किंवा भारतामध्ये जी 28 घटक राज्ये आहेत या राज्यांची अशी आहेत, ते विसरून जातात. पण त्यांना अगदी कायमस्वरूपी सतत डोळ्यासमोर यावं म्हणून मी हे चक्र बनवलं होतं. जसं हे चक्र अगदी सोपं आहे, वर्गात आपण सहजरित्या हातातनं घेऊन जाऊ शकतो.
जसं याच्यावर मी नंबर लिहिलेले आहेत 1 2 3 4 असे रांगेत मी 28 नंबर लिहिले आहेत आणि त्यांची 28 लोकसंख्या लिहिलेली आहे. आता त्याच्या चिठ्ठ्या आता माझ्या मिळत नाही आहेत, कोण उचलून घेऊन गेले. तर त्या चिठ्ठ्या प्रत्येक मुलाला मी बोलवणार. समजा एक मुलगा आला त्याने उचलली तर 9 नंबर आहे, 9 नंबरला कोणतं राज्य आहे त्याला विचारणार. कर्नाटक आहे, मग 9 नंबरच्या ठिकाणी त्याने ते फिरवून बघायचं ती किती आहे. 7.3 कोटी आहे. याचा अर्थ काय आहे तर हिरव्या रंगाने दाखवले म्हणजे ही जवळपास जास्त लोकसंख्या आहे. 1 पासून काही अंतरापर्यंत मी जास्त लोकसंख्या दाखवली आहे. त्याचप्रमाणे आता समजा मी गेम असा दाखवला होता, आता 9 नंबर आलं होतं. ओके, तर याच्यामध्ये मुलांना जरा ह्या गोष्टीची क्रेज असते की सोरट काढतात मुलं. आपल्या ह्या कुर्ल्यासारख्या विभागात मुलांना सोरट म्हटलं की फार आनंद होतो. अरे सोरट काढायचं आपल्याला काय मिळणार. मग ह्याच्यामध्ये मी प्रत्येकामध्ये एक चिठ्ठी ठेवलेली आहे. मग त्यांना सांगणार मी की ह्याच्यामध्ये तुमच्यासाठी काही गिफ्ट आहे ते तुम्ही बघायचं. मग एकतर मी त्यात चॉकलेट ठेवू शकते किंवा त्यांच्यासाठी काही गिफ्ट ठेवू शकते, पण मी ह्याच्यात थोडंसं वेगळं केलं आहे. जसं आता 9 नंबर आला, काढा जरा ह्यातला 9 नंबर. त्याला उचला. हां, त्याच्यात काय लिहिलं आहे वाचा बरं. 9 नंबरला काय लिहिलं आहे. पायमाव जास्त लोकसंख्येच्या चक्रव्यूहात जाणे. हां, जास्त लोकसंख्येच्या चक्रव्यूहात जाणे. आता इथे मी कमी लोकसंख्येचं आणि जास्त लोकसंख्येचं चक्र केलेलं आहे. ज्याला ही चिठ्ठी जाणार त्याने जास्त लोकसंख्येच्या ह्याच्यात जायचं. त्याच्यात तो बघणार सगळीकडे की जास्त लोकसंख्येमुळे काय काय झालेलं आहे आणि जास्त मुलं तिथे जाऊन बसणार आणि त्याच्यामुळे काय होणार ते एकमेकावर पडणार, मारामारी करणार. मग त्यांना सांगणार बघा तुमची संख्या जास्त झाल्यामुळे काय झालं, आपापसात तुम्ही मारामारी करायला लागलात किंवा तुम्हाला जे अन्नधान्य आहे ते पुरत नाहीये. त्यामुळे त्यांना आपोआप ते क्लिक होणार, अरे बापरे हे असं आहे. आणि समजा ह्या ठिकाणी जी मुलं जमा होणार त्यांच्यासाठी मी इथे हा सेल्फी पॉईंट ठेवला आहे की अभिनंदन, तुम्ही लोकसंख्या कमी केल्यामुळे तुमचा आम्ही सेल्फी काढतोय आणि हेच ते काही दिवस स्टेटसला ठेवणार. असं अशातनं मुलांना खूप आवडेल की काहीतरी वेगळी कन्सेप्ट आहे. चला, थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. नाईस कन्सेप्ट अँड नाईस एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. थँक्यू. Our project talks about population explosion. Here we will explain about how the increasing population causes a lot of threat to our health and to the people. Population explosion and excessive increase in the number of people. While population growth indicates progress, and uncontrolled rise causes many problems. More the people mean higher the demand for water, housing, education, healthcare, and employment. When these things are not met, it leads to poverty, unemployment, environmental pollution, and pressure on natural resources. One major reason for population explosion is the significant drop in death rates due to improved medical facilities and better living conditions. However, in many places, the birth rates remain high because of lack of awareness, limited access to family planning, and certain cultural problems. We are telling you more about the population explosion. Is a serious problem. We can control it together by following some important measures. Marriage should not happen too early. The government should spread awareness about family planning. Education, especially for girls, is very important. People should understand the value and benefits of a small family. We can control the population explosion. लक्ष द्यायचंय. पुढे शिक्षक असतील तर ताबडतोब लायब्ररीमध्ये यायचंय. लायब्ररीमध्ये आपली प्रेझेंटी लावायची, प्रोजेक्ट सोबत थांबायचंय. पहिल्यांदा ग्रीन बॉम्बे उर्दू हायस्कूल, ग्रीन बॉम्बे उर्दू हायस्कूल.
हेलो, ग्रीन मुंबई उर्दू हाई स्कूल, मिस्टर कयाम तुलक सिद्दीकी एब्सेंट आहेत. नंतर अंजुमन तबलीगुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल, अंसारी सोहेब. बच्चों के नाम है अंजुम और जोया, एब्सेंट है. उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 11 रूम नंबर 37 लोकमान्य विद्या मंदिर इंग्लिश सेकेंडरी हाई स्कूल. स्टूडेंट नेम है अलीना खान, टीचर्स है साबिया चौधरी. उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 18 सीनियर ग्रुप प्रबोधन कुर्ला प्रबोधन प्रसारक इंग्लिश हाई स्कूल. प्रोजेक्ट नंबर 20 आदर्श विद्यालय यादवनगर, आदर्श विद्यालय यादवनगर प्रवीण सुल्ताना. उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 24 ग्रीन मुंबई उर्दू हाई स्कूल टीचिंग एड में कुरैशी शाहीन और टीचर है ईश्वर रियाज. उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर टीचिंग एड में 26 ANI उर्दू हाई स्कूल शेख असलम जामर हुसैन. उसके बाद हेलो, टीचिंग एड प्रोजेक्ट नंबर 31 स्कूल नेम अलबरकत मलिक स्कूल. सुबह सैयद इकरा सोहेल अहमद. उसके बाद रूम नंबर 29 में प्रोजेक्ट नंबर 32 अंजुम इस्लाम अलाना गर्ल्स हाई स्कूल साहिद जोया. उसके बाद ब्रेक इंग्लिश हाई स्कूल प्रोजेक्ट नंबर 33. उसके बाद महिला मंडल माध्यमिक विद्यालय तो रूपाली पाटील प्रोजेक्ट आहे उपस्थित आहे. सॉरी, नंतर विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल शिवानी गायकवाड. त्यानंतर पंत वालावलकर हाई स्कूल प्रोजेक्ट नंबर 14. अंजुमन इस्लाम अलाना इंग्लिश स्कूल प्रोजेक्ट नंबर 5 टीचिंग एड में. उसके बाद लोकमान्य विद्या मंदिर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल प्रोजेक्ट नंबर 10. उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 14 प्रबोधन कुर्ला माध्यमिक स्कूल यादव सुरेश. उसके बाद केदारनाथ विद्या प्रसादी स्कूल प्रोजेक्ट नंबर 15. उसके बाद संस्था विद्या मंदिर बाकीनाका विनायक यादव सर प्रोजेक्ट नंबर 17. उसके बाद अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तमाम असातिज़ा. जैसे कि आप जानते हैं कि आज साइंस एग्जीबिशन एल वार्ड का नॉर्थ के अंदर एल वार्ड का साइंस एग्जीबिशन जो है भाटे हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अंदर ये मुनक़्क़द किया गया था. यहाँ पर जो है तमाम ट्रस्टीज़, तमाम मैनेजमेंट, तमाम स्कूल्स, तमाम असातिज़ा और ख़ास तौर से एल वार्ड के ये तमाम जितने भी जो अहदेदारान हैं, तमाम ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से
मुनक़्क़द किया। और इस स्कूल वालों को ख़ास तौर से जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमको जो जगह दी। उसके बाद तमाम स्कूल्स एल वार्ड में जितनी भी है तमाम मीडियम्स को जो है मुबारकबाद देता हूँ। काबिल तारीफ़ है वो, उनके असातिज़ा, उनके बच्चे, जिन्होंने जो है साइंस एग्जीबिशंस और पॉपुलेशन एजुकेशन जाग्राफी के जो है चार्ट्स एंड मॉडल्स तैयार किए। जैसे कि मैं मेरा नाम शेख इस्माइल अब्दुल करीम, अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल कुरला के अंदर मैं यहाँ पर जो है एक इंग्लिश और ज्योग्राफी का टीचर हूँ। मेरा जो है टॉपिक है पॉपुलेशन एजुकेशन। ऑडियंस, तमाम साहिबान, तमाम सामान हजरात, जैसा कि आप जानते हैं ये मुंबई और न्यू मुंबई सिटी है और ये एक मुंबई शहर यानी मुंबई शहर एक जजीरा है और 3 हिस्से इसके पानी है और एक हिस्सा ज़मीन है। ज़मीन के एक हिस्से पर जो है ये मुंबई शहर बसा हुआ है जिसको सपनों की नगरी, सपनों का शहर कहते हैं। लेकिन आज इसका जो हाल है ये इतना बुरा है कि पॉपुलेशन, आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, एजुकेशन और अच्छी हवा, ये बच्चों को नहीं मिल पा रही है। खाली उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पे नदियाँ हुआ करती थी आज वहाँ पे जो है लोगों ने अपना डेरा जमा लिया, नदी को बिल्कुल जगह नहीं है। जहाँ पे जो है गार्डन हुआ करते थे, जानवर दिखाई देते थे, आज हमको जो है मुंबई शहर में गार्डन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जंगलात की कटाई बड़े पैमाने पे की जा रही है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई जा रही है। ऊंची इमारतें बनाने के बाद जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हुआ करती थी, आज उनका पानी, केमिकल्स और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, आज उसकी वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि आबादी का उसके ऊपर असर हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा जो है कई सारी मुज़िर बीमारियाँ यानी बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर बच्चे और जो है बूढ़े बड़े औरतें जो है उसका शिकार हो रही है, जिसकी वजह से आबादी का जो है तनासुब बढ़ने की वजह से बीमारियां भी लाख हो रही है। अब यहाँ पे आबादी ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन कम हो रही है। ज़मीन जब कम होगी तो रोज़ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हमको नहीं मिल रही है। वो मिल रही है तो इतनी महंगाई, आज पूरी दुनिया में सबसे महंगाई हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान जो है यहाँ पर लोगों को जो है महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तालीम जो है बिल्कुल नहीं मिल रही है। तालीम इतनी महंगी होती चली जा रही है कि जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको तालीम पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। आज पॉल्यूशन और आलूदगी की वजह से लोगों को जो है अच्छी हवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हवा के अंदर ओजोन की जो है लेयर जो है फटती चली जा रही है, जिसकी वजह से केमिकल्स और पूरी तरह से बढ़ा है। उसकी वजह देखो यहाँ पे बताया गया सामाइन कि आज हमारे को जो है फूड शॉर्टेज यानी खाने पीने की चीज़ें कम होती चली जा रही है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को जो है जॉब्स नहीं मिल रही है। आज हिंदुस्तान का हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार है और उनको जो है जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहे। वाटर शॉर्टेज और आबादी ज़्यादा होने की वजह से पानी की जो है कमी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आज हमको जो है पानी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से आज 35-40% जो लोग हैं उनको एक वक्त का खाना नसीब है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अनाज की कमी हो रही है और वसाइल कम होते चले जा रहे हैं और हमको पूरी तरह से जो है क्या होगा है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला केमिकल्स, फैक्ट्री और कंपनी से निकलने वाला केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से आलूदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई ज़्यादा लोग बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल फुल होते चली जा रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है मुंबई शहर में वो कम पड़ रहे हैं। कहीं पे जो है पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग ज़ेर इलाज के लिए आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है बेड कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तालीम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए बच्चों के अंदर जो है हमको स्कूलों के अंदर प्रोग्राम के जरिए हमको बताना पड़ेगा कि हमको फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमको जो है तालीम के ज़रिए लोगों को बताना होगा कि देखिए कि अगर आबादी अगर इसी तरह से बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं कि चाइना से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर आबादी हो जाएंगी। 150 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान की आबादी हो गई है, जिसकी वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों को सबसे ज़्यादा जो बेसिक सुविधा है, जो बेसिक नीड्स है, उसको जो है मिलना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे मैं स्कूल के अंदर, बच्चों के अंदर, सोशल मीडिया के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, समाज के अंदर हमको जो है कहीं ना कहीं बैनर्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, AI के ज़रिए
हमको जो है इसको रोकना होगा, ताकि जो है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हमको जो है भविष्य के अंदर बच्चों को जो हमारे अच्छी तालीम, अच्छे रोज़गार, अच्छी जो है सुविधा, खाने पीने की तमाम अखराजात, ये कब होंगे? जब हम जो है इसको पूरी तरह से अगर कम करेंगे। तो मैं सबको जो है इस बात की दावत देता हूँ कि इसमें भी स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं, बल्कि समाज का वो हर फर्द, समाज का वो हर इंसान इसके लिए जो है कोशिश करे, जद्दोजहद करे कि हमको जो है कहीं ना कहीं जो है इसको रोकना होगा, ताकि जो है हमको जो है पूरी तरह से एक अच्छा भारत जैसा यूरोप, अमेरिका, फ्रांस जैसे दूसरे मुल्क जो पूरी तरह से तरक्की याफ्ता है, वहाँ के बच्चों के जैसी तालीम, वहाँ के बच्चों के जैसा खाना, वहाँ के बच्चों के जैसी हवा पानी हमारे हिंदुस्तान में हो। ये सब के लिए हमको जो है कोशिश करनी होगी कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेशन को आम करना होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर।